खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने शुरू किया है देखना जी गुलिस्तान न्यूज़ पर सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत पर आने से पहले आपको एक बार याद दिलाते चलें कि नशरियात को आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, यानी आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा खबरों को, ताकि दुनिया भर तक असल हक़ाइक़ जम्मू कश्मीर की जा सके। और वहाँ पर जब आप कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे हम तक, वो हमारे इस प्रोग्राम में हम तक ज़रूर आएगी, ताकि हम आपकी आरा, आपकी बात और आपकी तरफ से जो इशारे दिए जाते हैं उनको समझकर प्रोग्राम को और बेहतर आगे बढ़ा सके। तो उम्मीद रहेगी कि ये टिक टैक और ये ज़रा मामला जो है आपके साथ ये चलता रहेगा, लेकिन 9:40 पर हस्बे वादा फ़ोन लाइन्स हमारी खुलेंगी और फिर बात भी करेंगे आपके साथ, और आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने की भी कोशिश की जाएगी। आज जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में क़यामत के ज़लज़ले की खबर आ रही है, क्या कुछ वहाँ पर है। उसके बाद ज़रा मुल्क के अंदर सियासत की भी बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ किया, हदबंदी के हवाले से आपको ताज़ा तरीन रिपोर्ट बताएंगे, और जम्मू के अंदर सिक्योरिटी किस तरीके की गई है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और 2-3 बड़ी अहम बातें आ रही है सामने, उन पर हम मिलकर बात करेंगे आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं गौहर कुछे भी। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो फटाफट से हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा कि आज माजी के जरोखों में क्या कुछ है, यानी माजी क्या कुछ सबक हमें आज पढ़ा रही है। शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत हिस्ट्री से करेंगे कि आज की तारीख के दिन के हवाले से बात करेंगे कि 1708 यानी कि आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1708 में सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का इंतकाल हुआ। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1919 में गांधी जी के नौजवान मैगजीन की इशाअत हुई है। और 1942 में आज ही के दिन 7 अक्टूबर अमेरिका और बरतानवी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का ऐलान किया है। और आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 1992 हिंदुस्तान में रैपिड एक्शन फोर्स की तश्कील हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1997 में सूर्य बहादुर थापा ने नेपाल के वज़ीर आज़म के तौर पर खलफ लिया है। और आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1977 सोवियत यूनियन ने चौथा आईन अपनाया है। और आज ही के दिन 1952 यानी कि 7 अक्टूबर 1952 में रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन 1949 में मशरकी जर्मनी एक अलग मुल्क बन गया है। तो ये थे आज के तारीख के हवाले से बात। अब प्रोग्राम के बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे जैसे इशफा गौहर ने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी खबर से। चलिए, खबर इस वक्त ज़रा पाकिस्तान से सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शदीद ज़लज़ला का झटका महसूस किया गया है, जिसके बाद काफ़ी बड़े नुकसान की इतला भी मौसूल हो रही है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बलोचिस्तान के हिरना इलाके में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, और अभी तक 40 के करीब अफराद जान बहक और 300 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। और ये रेक्टर पैमाने पर इस ज़लज़ले की शिद्दत जो थी वो 5.7 रिकॉर्ड की गई है। ये याद रखिएगा, 5.7 इस ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और अभी तक 40 के करीब लोगों की मौत सरकारी तौर पर तस्दीक के साथ कही गई है। 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, और कई लोग यानी कई दर्जनों लोग जो है वो अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। और वहाँ पर जो सूबाई इंतज़ामिया है वो लगातार इस ऑपरेशन में लगी है कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाए। खबर रसा इदारे AFP और दीगर ज़राअत से जो खबर सामने आई है, और US जियोलॉजी सर्वे का जो रिपोर्ट सामने आया उसमें कहा गया कि ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई है। और ये आज सुबह 3 बजे वहां पर आया है, और ज़ेर ज़मीन इसकी शिद्दत 20 किलोमीटर बताई जाती है। न सिर्फ अब बलोचिस्तान के अंदर ये ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया है, बल्कि कोयटा और दीगर इलाकों के अंदर भी इस तरीके के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त की इतलात है कि जहां पर हल्का या कहीं पर बहुत ज़्यादा झटका जो है वो महसूस किया गया है। तो फिलहाल बलोचिस्तान से ये इतला है कि 40 के करीब लोग जो है वो हलाक हुए हैं, और कई
100 लोग जो हैं वो जख्मी होने की भी इतलात हो रही है। कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारे की तरफ से जो कंट्रोल रूम कायम किया गया था उसने कई हिलाकतों की तस्दीक दोबारा कर दी है और साथ साथ पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग और दीगर आज़ाद ज़रायों के मुताबिक कोयटा में शहर के मशरिक में वाक़ा इस इलाके के अंदर जो ज़ल्ज़ला पेश आया है उससे काफ़ी शदीद नुकसान भी हुआ होगा। अब याद रखिएगा अक्टूबर 2015 इसी तरीके का शदीद तरीन ज़ल्ज़ला आया था। आज रिएक्टर पैमाने पर इसकी जो मेजरमेंट हुई है वो डेट वाज 5.7, लेकिन उस वक्त जब साल 2015 में ज़ल्ज़ला आया था तो शिद्दत जो थी वो 7.5 रिकॉर्ड की गई थी, जिससे सरहद के दोनों इलाकों के अंदर, सरहद के उस पार भी और सरहद के इस पार भी काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान उस वक्त हुआ था। और वो जो 7.6 ज़ल्ज़ला पैमाने पर जो रिकॉर्ड किया गया था अक्टूबर 8 2005 को भी, तो उस वक्त तकरीबन कम व बेश 70,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो बेघर होने की खबर आई थी और कई हज़ार लोगों की मौतें जो थी वो सरहद के आर पार हुई थी। और उसी तरीके का मंजर जो है वो आज पेशावर, उसके साथ साथ कोयटा और उसके साथ साथ बलोचिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो कम व बेश 40 लोगों के मारे जाने की तस्दीक और 300 से ज़्यादा लोग जख्मी, और जख्मियों को निकालने का अमल अभी भी पाकिस्तानी इंतजामिया की तरफ से जारी है। और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है जो जख्मी हुए हैं शायद जो अमवात की तादाद है वो बढ़ सकती है, कि काफ़ी लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और शदीद जख्मी भी हुई हैं जिनका इलाज इस वक्त भी जारी है, क्योंकि जो है मकान जो है वो ज़मीन बोस हुए हैं, उसकी वजह से काफ़ी शदीद चोटें आई हैं लोगों को। उसकी वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद इसमें अमवात की जो तादाद है वो शायद बढ़ सकती है। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात दुनिया की बड़ी फौज की करते हैं, यानी बड़ी फौज मतलब अमेरिका की करते हैं। और अमेरिका का यह दावा है कि वह सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर की खुफिया इदारों की एक लीड सामने आई है और यह खबर सामने आने के बाद अमेरिका पर भी सवाल है और अमेरिका के दावों पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की खुफिया इदारों के हवाले से जो खबर, CIA के हवाले से जो खबर आई है वो ये है कि CIA के साथ काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें खतरा बढ़ रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों में के अंदर जो उन्होंने अपने सुराग रसा इदारे कायम किए हैं या अफराद को कायम किया गया है उनको कत्ल किया जा रहा है। और ये लीड उस वक्त सामने आई जब जो बाइडेन इंतजामिया का बड़ा फैसला सामने आया कि वो अफगानिस्तान से पुल बैक करेंगे, बाहर आएंगे, और उसके बाद ये सारा मामला चला। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि CIA ने आज खुद इस बात की तस्दीक की है कि चीन, पाकिस्तान, ईरान, रूस और कई मुल्कों के अंदर जो उनके इंटेलिजेंस अफसर तैनात किए गए थे खुफिया इदारों की तरफ से, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कत्ल किया गया या उनके जरिए से वापस कुछ इस तरीके की कार्रवाइयां की गई जो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और खतरा पैदा हो गया है। तो ये CIA ने भी इसको माना है और जो लीड सामने आई है उसके बाद ये खबर सामने आई है कि CIA ने आज खुद इस बात को तस्लीम किया है कि उनके जो लोग खुफिया लोग हैं, यानी CIA के जो एजेंट मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है और वो वहाँ पर नज़र रखे हुए हैं, उन पर गहरी नज़र रखी जा रही है मकामी मुल्कों की तरफ से। और वहाँ पर अब ये अमल है कि उन्हें फ़ौरन से बेशतर पकड़ा जाता है, कत्ल किया जाता है या उन्हें क्रॉस के लिए भेजा जाता है, जिसकी वजह से CIA को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो टॉप सीक्रेट केबल बाहर आया है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि कई हजार लोगों की मौतें आज तक हुई हैं और सबसे ज़्यादा मौतें जो है वो चाइना, पाकिस्तान, ईरान और रूस के अंदर हुई है और CIA की ज़राए के मुताबिक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। साल 2009 में एक रिपोर्ट के मुताबिक CIA का ऑपरेशन जब अफगानिस्तान के अंदर चल रहा था तो जॉर्डियन डॉक्टर, जो जॉर्डन का रहने वाला था, एक डॉक्टर था, उसने ये कहा था कि चलिए वो CIA के साथ काम करेगा और बाज़ाब्ता तौर पर काम करता रहा। और अचानक से एक दिन वो सुसाइड बॉम्बर की तौर आया और बॉम्ब के जरिए उसने खुद को उड़ा दिया, जिसके अंदर CIA के टॉप मोस्ट ऑफिशियल वहां पर मारे गए। ये इस लीड के अंदर जो है वो खबर दी गई है और कहा गया कि इस तरीके के कई बार वाकयात रोनुमा हुए जहां पर CIA को भरोसा था कि ये हमारा आदमी है, हमारे लिए काम करता है, लेकिन पलटवार में
में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि टॉप मोस्ट CIA के अफसर जो है वो मारे गए, न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बल्कि इराक, सीरिया और शाम तक भी यह मामला इसी तरीके से चला। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है और अमेरिका की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो इस बात पर लगातार बहस कर रही है कि जो CIA है, जो दुनिया के अंदर बड़ी फोर्स के तौर पर उभरनी चाहिए थी, वो आहिस्ता आहिस्ता होकर कमजोर हो रही है और वो मुल्क उसको कमजोर कर रहे हैं जिन्हें शायद आज तक अमेरिका की तरफ से नजरअंदाज किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की बड़ी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट का हवाला आज कई अखबारों के अंदर भी शाया हो चुका है। तो बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा आपको गौर कुछ बताएंगे कि तालिबान क्या कुछ करने जा रहा है, क्योंकि वजारत खारजा तालिबान की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है और ये बयान क्या पॉलिटिकल है या मकामी है, देखिएगा। जी हाँ, खबर अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान में पासपोर्ट के इजरा का अमल फिर से शुरू हो गया है और तालिबान इंतजामिया ने हर दिन 5 से 6,000 पासपोर्ट इजरा करने का फैसला किया। इस सिलसिले में उन्होंने पहले इकदाम उठाए हैं। 25,000 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है उनके हवाले से जो कतर उनकी मदद कर रहा है इस सारे मामले को लेकर, जो एयरपोर्ट ऑपरेशन है उस सिलसिले में उन्हें 25,000 के करीब अभी तक दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ये तालिबान ज़राए का कहना है कि फिलहाल उन्हें 25,000 और माना जाता है कि 5 से 6,000 हर दिन रोजाना पासपोर्ट वो इजरा करेंगे, क्योंकि जो लोग चाहे अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं उस सिलसिले में उनके लिए पासपोर्ट या जो हो चुके पासपोर्ट हैं उन्हें पासपोर्ट इजरा करने के हवाले से हर दिन 5 से 6,000 पासपोर्ट इजरा किया जाएंगे। आपको बताते चले कि अगस्त के बाद ही जब सारा निज़ाम वहां पर ठप हुआ था उसके बाद ही कतर की मदद से फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ था एयरपोर्ट के अंदर। तो अब तालिबान इंतजामिया की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है कि हर दिन 5 से 6,000 के करीब पासपोर्ट इजरा किए जाएंगे। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा सुप्रीम कोर्ट की करते हैं और बात उत्तर प्रदेश की भी आपको बताते हैं, क्योंकि लखीमपुर इलाके के अंदर जो तशद्दुद भड़का था और उसमें जिस तरीके से लोगों की मौत हुई थी और फिर सियासी एतबार से इसको हमने देखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से महाज अपना गर्म किया, सपा ने किस तरीके से किया, दीगर जमातों ने किस तरीके से मामला वहाँ पर किया और लगातार जो है वो किसान भी सरापा एहतजाज थे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया है और इस हजूमी तशद्दुद या जिस तरीके से वहाँ पर तशद्दुद हुआ है और जिस तरीके से गाड़ी ने लोगों को कुचला है उस पूरे मामले का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लेड में जो बेंच बनाया गया है, जो उनकी सरबराही में बेंच होगा, उन्होंने इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया है और वो इस पूरे मामले का सोमो मोटो ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को सोमो मोटो लेने की दरख्वास्त जो है वो दे दी गई थी 2 वकीला की तरफ से, संजीव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा। ये 2 वकील हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक दरख्वास्त लिखी थी और उसमें ये कहा था कि ये जो मॉनिटरिंग आपकी हो, यानी अदालत की मॉनिटरिंग हो और इसमें हाई लेवल इंक्वायरी हो कि आखिर किस तरीके से ये पूरा मामला वहां पर पेश आया है, क्या यह हादसाती मामला था या जानबूझकर हुआ है और क्या यह हाई प्रोफाइल मामला है या लो प्रोफाइल है, इसकी पूरी जांच जो है वो होनी चाहिए। और ये जांच इसलिए बड़ी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर 8 लोगों की मौत वाक़या हुई है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस दरख्वास्त को कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कबूल कर लिया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का फैसला लिया है कि वो इस मामले की अज खुद मॉनिटरिंग करेंगे, यानी तहकीकाती एजेंसियाँ तहकीकात करेंगी लेकिन कोर्ट मॉनिटरिंग में अब ये चलेगा, यानी अब मुदाखलत का जो असर है वो बहुत कम देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि इस इंसिडेंट के दौरान, इस वाकये के दौरान 8 लोगों की मौत हुई थी जिनमें एक मकामी सहाफ़ी भी है और इस पूरे मामले को अक्टूबर 3 तारीख को यह हुआ था और तब से लेकर लगातार अभी तक तनाव बरकरार इस इलाके के अंदर है। इधर कल कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने बाज़ाब्ता तौर पर इस इलाके का दौरा किया, जिस दौरान वो गमज़दा ख़ानदान के साथ भी मिले हैं, इज़हार ताज़ियत भी किया है और निशाना मरकज़ी हुकूमत पर साधा है कि किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं और अब उन पर गाड़ियां और ट्रॉलर चलाकर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको ये भी याद दिलाते चले कि किसान एहतिजाज पर है और 1 साल से ज़्यादा वक्त किसान को एहतिजाज पर हो चुका है और ये एहतिजाज किस चीज़ पर है। मरकज़ की तरफ से 3 कानून बनाए गए और उन्हीं 3 कानूनों को लेकर किसान सरापा एहतिजाज है। किसान को खदशा है और किसान को डर है कि जिस तरीके से कानूनों को लाया गया है इससे उनकी पैदावार तो
बढ़ेगी नहीं, बल्कि उनकी मायशी सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर होगी, वो कमज़ोर होगी और ये पूरा मामला जो है वो बड़े गलदारों के पास या बड़े बिजनेसमैनों के पास चला जाएगा, जिससे उनकी हालत और ख़राब हो सकती है। और ये 3 कानून, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, एक तो इस पर मुखालफत बहुत ज़्यादा चल रही है 1 साल से। एसेंशियल एकोमोडिटीज़ एक्ट 2020, इस पर जनाब ये मामला चल रहा है। फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विस एक्ट 2020, इन पर ये 3 वो कानून हैं जिनको लेकर किसान लगातार सरापा एहतजाज, और किसानों का मानना है कि जब तक आप इस पूरे मामले पर नजरसानी नहीं करते हैं और जो खदशात है, जो इब्हाम है, जो सवालात हैं उन्हें दुरुस्त नहीं करते हैं, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। 1 साल से ज़्यादा वक्त हुआ जब मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर किसान एहतजाज पर है और दिल्ली की सरहदों पर खीमा जन भी है। अब जब वो खीमा जन थे वो मामला भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन इस बीच फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब लखीमपुर का जो मामला सामने आया है जहां पर 8 लोगों की मौत हुई है, इसको मॉनिटरिंग में ले रहा है और वहीं से अब कोर्ट मॉनिटरिंग के जरिए से ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। ये तो थी बात जनाब किसानों की, लेकिन बात करते हैं कोरोना के दौरान मारे गए लोगों की, क्योंकि रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। जी गौहर। जी हाँ, रेलवे की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जो कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, जो रेलवे में काम कर रहे थे, उनकी जानिब से उनके लिए एक बड़ी राहत दी गई है और तकरीबन 2800 अफराद को जो है नौकरियां दी गई हैं। जो कोविड के दौरान यानी कि मार्च 2020 से जब कोरोना शुरू हुआ, उसके बाद ही जो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक्स पर जो काम कर रहे थे मुलाजमीन, उनकी जब मौत हुई है कोरोना की वजह से, उसके बाद ही अब रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो इकदाम उठाया गया है और उन्हें फैमिलीज़ को ये राहत दी गई है। तकरीबन 2800 फैमिली मेम्बर्स को नौकरियां दी गई हैं। आपको बताते चले कि तकरीबन 87% जो है परसेंटेज उनको नौकरियां मिली हैं। जो लोग विद इन 4 मंथ्स के दौरान उन लोगों को जो मुतासर हुए थे, जिनकी मौत हुई थी, उन्हें ये नौकरियां फराहम की गई है और साथ ही साथ मजीद नौकरियों के आर्डर भी इजरा किए जाएंगे, जो कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है मार्च 2020 से अब तक, और मजीद नौकरियां दी जा सकती है। ग्रुप डी के तहत ये नौकरियां जो है वो दी जा रही है मरकजी वजारत रेलवे की तरफ से, और अभी तक 3256 ऑफिसर्स जो है मुख्तलिफ रैंक के डिपार्टमेंट्स के अंदर वो काम कर रहे थे, मुख्तलिफ स्टेशन पर, ट्रैक्स पर, वर्कशॉप पर। वो कोविड-19 जो 2020 मार्च के दौरान जिसने दस्तक दी थी, उस दौरान मारे गए थे और मारे जाने वालों की तादाद 3256 थी। अभी तक 2800 फैमिलियों को इसका मुआवजा जो है वो दिया गया, रोजगार दिया गया है। ताम ये कहा गया है कि जो ये 87% लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ 4 या 5 महीने उस ऑर्डर के आने के बाद 4 से 5 महीनों के दौरान ये ऑर्डर दिया गया। ताहम जो लोग बचे हैं उनकी ज़ाती मसरूफियात की वजह से उन्हें ये नौकरियां नहीं दी जा रही है, यानी अभी उन्होंने तालीम की हद उतनी पूरी नहीं की है या उनके घर में कोई बालिग नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो सरकार का तरफ से ये साफ कर दिया गया कि उनके लिए भी राहत जो है वो बराबर दी जाएगी जो कोविड के दौरान मारे गए लेकिन इंडियन रेलवे के अंदर कहीं ना कहीं और काम कर रहे थे। तो ये तो बात थी जनाब रेलवे की। अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा आपको WHO की भी बताते हैं, क्योंकि WHO कोविड वैक्सीन को लेकर फैसला कब करेगा ये तो अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल मलेरिया को लेकर एक बड़ा फैसला WHO की तरफ से सामने आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पहला एंटी मलेरिया वैक्सीन जो है वो हाथ आ गया है और अब सबसे पहले जो अफ्रीका के जो वो मुल्क है जो इंतहाई गरीब वाले मुल्क है और वहां पर इसका मलेरिया का सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले WHO जो है वो प्रोजेक्ट ले रहा है, वहां पर इन्हें दिया जा रहा है कि एंटी मलेरिया वैक्सीन जो है वो वहां पर लगाई जाए ताकि बच्चे जो लगातार मलेरिया के शिकार हो रहे हैं और हर साल 26,000 से ज़्यादा लोगों की बच्चों की मौत हो रही है जो साउथ सब अफ्रीकन मुल्क है, तो वहाँ पर उन्हें बचाया जाए। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर WHO की पेशरफ जो है वो हुई है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी हरी झंडी दे दी है और इसकी शुरुआत आज से वहाँ पर शुरू होगी और देखा जाएगा कि किस तरीके का माहौल वहाँ पर बनता है।
जहां पर मलेरिया के वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। आपको बताते चले कि तकरीबन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं 4 लाख से ज़ायद अफराद दुनिया भर में इस मलेरिया से जाँ बाक होते हैं, हलाक होते हैं। उनके लिए अब WHO ने एक बड़ा इकदाम उठाते हुए वैक्सीन को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं आगे। अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर के जनूबी कश्मीर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम मेन टाउन में फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के मेन टाउन में इलाके में फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है और ये सिक्योरिटी उस वक्त बढ़ा दी गई। आपको बताते हैं कि जब पिछले 5 दिनों के दौरान वादी के अंदर मुख्तलिफ मकामात, चाहे हम श्रीनगर की बात करेंगे, बांडीपुरा की बात करेंगे, मुख्तलिफ मकामात पर जब नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाया गया है, उसके बाद ही कल भी हमने देखा है कि श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब जहां जहां पर भी जो कश्मीरी पंडित के लोग रह रहे हैं वहां पर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी सख्त की गई है और इसको पेश नजर। चलिए फिलहाल जरा कुलगाम चलते हैं जहां से अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि वादी के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है और वो सिक्योरिटी के शॉट्स भी चलाएंगे जो हमने कल देखे थे कि किस तरीके से सिक्योरिटी वहां पर हुई है। तो जल्दी से सर हमीद साहब ये बताइएगा कि क्या कुछ चल रहा है कुलगाम के अंदर। खबर इस वक्त ये है कि कुलगाम का मेन टाउन और कुलगाम के आसपास के इलाकों के अंदर मुहासरा किया गया है, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और ये एहतियातन सब कुछ किया जा रहा है। क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास है? हाँ जी हाँ, गौर मैं आपको बताता चलूं, जब से ये सिविल किलिंग्स हुई है, कई जगहों पे सिविल किलिंग्स हुई है, तब से लेकर आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पे कारण किया गया, क्योंकि एहतियाती तौर पर जब अफसर से बात की गई तो उन्होंने कहा ये एहतियाती तौर पर हमने यहाँ पे कारण किया है और कल शाम को भी कंप्लीट सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से अलर्ट थी और यहाँ पे लग रहा था कुछ होने वाला है या कुछ ये करने वाले, कहीं पे कोई मिलिटेंट्स की प्रेजेंस इनको मालूम तो नहीं हुई। मगर जब बाद में हमने अफसर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं, कोई लोगों की तलाशी की जा रही है, गाड़ियों की बारीक से तलाशी की जा रही है, कहीं पे कोई इंसिडेंट पेश ना आए जिस तरीके से बाकी डिस्ट्रिक्टों में हो रहा है उस तरीके का कोई भी इंसिडेंट यहाँ पे ना हो। जी, तो ये माना जाए हमीद साहब कि जहां पर इस वक्त ये तलाशी कार्रवाई या डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है वहां पर अक़लियती फिरके से वाबस्ता लोग जो है वो रह रहे हैं, क्योंकि ये टाउन का ही इलाका है तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेजेंस सिक्योरिटी की कर दी गई है ताकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगे हर एक को और कोई दहशत का माहौल ना दिखे। हाँ, ये यहाँ पे जो है 2-3 माहौलों में जो है ये पंडित बरादरी रह रही है, उनकी भी सिक्योरिटी का भी मसला है, उनको भी कंप्लीट यहाँ पे जो है उनको भी कंप्लीट सिक्योरिटी फराम की जाए और वो इस बात से डरे ना कि जो बाकी जगहों पे हुआ है वो यहाँ पे ना हो। पिछली दफा भी नामा में एक बिहारी को मार दिया गया कि 2 बंदूक बरदार अंदर दाखिल हो गए, 3 बिहारी वहां पे थे, एक को मार दिया गया, 2 को छोड़ दिया गया। उस तरीके का कोई भी इंसिडेंट पेश ना आए इसीलिए ये कदम उठाए गए हैं कि उसी के चलते ये तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई है और कई जगहों पे नाकाबंदी भी रखी गई है। ये वही है कि इनको ये लगे कि हमारे सिक्योरिटी हमारे साथ है, यहाँ पे कोई भी अनटोल्ड नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हमीद साहब ज्वाइन करने के लिए। जनाब, जब सिक्योरिटी की बात हो रही है तो चलाते ही रखिएगा सिक्योरिटी के शॉट्स। आम शहरियों की हिलाकत का मामला भी है और वादी भर में सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने है कि कल श्रीनगर से लेकर दीगर इलाकों के अंदर किस तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ था और जो कुछ मक्खन लाल बिंद्रू की आखिरी रसूमात भी कल अंजाम दी गई है और इकबाल पार्क और आसपास के इलाके में कल हड़ताल और सन्नाटा भी देखने को मिला है। वहीं पर वादी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और जो इस मामले में मुलविस हैं, जिन लोगों ने ये 2 दिन के दौरान ये कत्ल किए हैं, उनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। पुलिस की तरफ से ये बात सामने रखी गई है और 5 अगस्त साल 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 60 के करीब ऑलमोस्ट आम शहरी हलाक हुए हैं। 59 और 60 देयर इज अ कंफ्यूजन लिटिल बिट, लेकिन एदाद शुमार एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 60 आम शहरी हलाकतें हुई हैं और 160 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं आम शहरी, और ये सरकारी एदाद शुमार में इंकिशाफ हुआ है और उसमें कुलगाम सबसे ज्यादा शहरी हिलाकतें हुई हैं, जहां पर अब्दुल हमीद हमें अभी बता रहे थे कि जनाब सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। सिक्योरिटी काफ़ी हमने देख रहे हैं कि अभी टाउन के अंदर है और एक प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुलगाम में 5 अगस्त सन 2019 से
सबसे ज्यादा सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, शायद वो भी एक बड़ा वजह होगा कि आज सिक्योरिटी इस तरीके से वहां पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर 59 के करीब आम शहरी मारे गए 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक, और 160 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। ये एदाद-ओ-शुमार सरकारी तौर पर जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से जो है वो कोट किए गए हैं और मुख्तलिफ हवालों का जिक्र जो है वो उसमें दिया गया है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात कुलगाम की चल रही है, तो आपको एक और खबर बताते हैं कुलगाम से ही कि वहां पर जो है कुलगाम के रहने वाले एक नौजवान की मौत वाक़या हुई है। जी गौहर। जी हाँ, हरियाणा के अंदर एक हादसा हुआ है। ट्रक और डंपर के दरमियान जोरदार तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में कुलगाम के रहने वाले एक शख्स से एक नौजवान की मौत हुई है। यह हरियाणा के अंदर हुआ है। ट्रक जिसमें वो सवार था, हरियाणा के अंदर पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हादसा पेश आया है, जहां डंपर और ट्रक के दरमियान तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में मोहसिन इरशाद भट्ट नामी एक नौजवान जो शदीद जख्मी हुआ था, अगरचे उसे अस्पताल ले जाया गया था, वो अस्पताल में जख्मों की ताम न लाते हुए दम तोड़ बैठा। ये गुज़िश्ता शाम वाक़या पेश आया है। उसके बाद अब अहल खाना को इतला दी गई है कि उसकी मौत हुई है। उसके बाद ही अब अहल खाना इलाके की हरियाणा की ओर रवाना हुए हैं और जो उनकी लाश है उसे आबाई घर लाने के लिए। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं हदबंदी कमीशन की, क्योंकि हदबंदी कमीशन की बात करना बड़ी जरूरी है और सबकी नजरें जो है वो हदबंदी कमीशन पर है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन के दफ्तर से सामने आ रही है, और जरा से जो हमारे पास खबर है कि कमीशन के पास कमोबेश 290 दरख्वास्तें कार्रवाई के लिए मौसूल हुई थी और उन 290 दरख्वास्तों को मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों को रवाना कर दिया गया, जिसमें ये साफ खबर सामने आ रही है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपना फीडबैक भी वापस दे दिया है। तो हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट वक्त मुकर्ररा पर आ सकती है, इस बात का खुलासा और इस बात का इशारा जो है वो जराया की तरफ से हमारे पास मिला है। हदबंदी कमीशन के पास 290 मेमोरेंडम और क्वायरीज आई थी और ये क्वायरीज और मेमोरेंडम जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को सबमिट की गई थी और अक्सर इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिप्टी कमिश्नरों ने उन सभी क्वायरीज की जवाब दे दिया और कमोबेश 5 या 8% अभी रह गया है, जो माना जा रहा है कि चंद दिनों के अंदर अंदर कमीशन के सामने आएगा और कमीशन को मार्च 2022 से पहले अपना काम मुकम्मल करना है। और जब ये मुकम्मल होगा तो फिर 83 से 90 सीटें आपकी जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर होंगी। तो असेंबली कमीशन, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है जिसकी सरबराही रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई साहिबा कर रही है, उनके पास 290 मेमोरेंडम और दीगर दरखास्तें आई थी जब वो 4 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर थी। जुलाई 6 तारीख से वो दौरा शुरू हुआ था, 9 तारीख तक वो रुके थे और जिन लोगों से वो मिले थे वो 290 रिप्रेजेंटेशंस उनके पास थी और उन 290 रिप्रेजेंटेशंस के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां थी, कुछ स्टेक होल्डर्स थे, कुछ की तरफ से ये बात कही गई थी जो 24 सीटें जो है जो वैकेंट हैं जी पीओके के लिए उन्हें डिफ्रीज किया जाए, अनफ्रीज किया जाए और कुछ लोगों का यह भी मानना था कि पोस्टपोन किया जाए जी इस एक्सरसाइज को जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता है। और कुछ लोगों की तरफ से यह कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कश्मीरी पंडित, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए एक बड़ा चंक जो है वो दिया जाए ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर होनी चाहिए। और ये सारे मामले जो कुछ पॉलिटिकल है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन सभी मामलों को अकॉर्डिंगली हल करने की कोशिश भी की गई। और साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो टेरिटरी वाला मामला है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स का मामला है, कई जगहों पर कुछ तजाद भी है, उस मामले को हल करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ भी राब्ता किया है और वहां पर भी कुछ मामलों को हल करने की कोशिश की जा रही है। ये डिस्प्यूट कब हुआ जी? जब 8 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर नए बनाए गए और पीडीपी बीजेपी सरकार ने, जब गुलाम नबी आजाद की सरबराही में सरकार थी और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ब्लॉक और तहसील नए जोड़े, तो उसमें कुछ परेशानियां आ रही है। उन परेशानियों को भी कहीं ना कहीं हदबंदी कमीशन जो है वो देख रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कमीशन अपने मुकर्ररा वक्त पर अपनी रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन
अंदर की कहानी है क्या, और ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। डिलिमिटेशन परिसीमन कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जो 290 एप्लीकेशंस कमीशन के सामने रखी गई थी, रिकमेंडेशंस रखी गई थी, उन सभी को देखा गया है। ऑलमोस्ट 90% या 95% काम जो है वो हो चुका है और 2-4% जो अभी बचा है उसमें भी 2 या 3 दिन के दौरान डिप्टी कमिश्नर्स अपना फीडबैक जो वो देंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो वो अपना फीडबैक देगा। तो क्या हम ये माने कि कमीशन नियर टू कंप्लीट है अपना टास्क, और जैसे इशारा दिया जा रहा है कि जनाब टाइम से पहले ही रिपोर्ट सामने आएगी, क्या कुछ आपके पास खबर है? और इसमें बड़ी बात यह है कि SC STs का जो असेंबली सेगमेंट के फ्रीज और अनफ्रीज करने वाली बातें हैं उस पर सियासत अभी से ही तेज है। चलिए जी, दोबारा चलेंगे जी, विनोद कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इनके पास चलेंगे क्योंकि हदबंदी कमीशन का मामला है जहां पर खबर यह है कि रिपोर्ट लगभग तैयार है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो असेंबली निशस्तें फ्रीज एंड डिफ्रीज करनी है उस पर इस वक्त ज्यादा जो है वो तवज्जो दी जा रही है। और उसके साथ साथ ये भी खबर है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो POJK की सीट्स हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाए, उन्हें खोल दिया जाए ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पर हो सके। अब देखना होगा कि कमीशन इस पूरे मामले पर कैसे कर सकता है, लेकिन माहिरीन का मानना है चूंकि जो रिहेबिलिटेशन कमीशन है, ये जो पूरा मामला है, जब ये स्टेट 2 हिस्सों में बांटी गई, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ही ये बात साफ कर दी गई थी कि कितनी सीटें बढ़ेंगी, इसलिए वो जो फ्रीज और अनफ्रीज वाला मामला है वो शायद दिखता हुआ नजर नहीं आएगा। विनोद जी हमारे साथ है। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर, जानना चाहेंगे कि अंदर की खबर है क्या, क्योंकि माना जा रहा है कि SC STs के लिए जो सीटें रखी गई थी उन्हें डिफ्रीज किया जाए, उन्हें रोटेट किया जा रहा है, और जब ये रोटेट की खबरें सामने आ रही है तो पॉलिटिकल पंडित अक्रॉस द फिंगर्स किए हुए हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि इससे बड़ी चीजें जो वो तब्दील भी हो सकती हैं। हाँ, देखिए और एक चीज तो जो हम कह रहे हैं कि SC को पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहली बार मिलने जा रही है, और जब अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने कहा था, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर SC की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वो सीटें रिजर्व उनके लिए साथ की जाएंगी। अगर SC कम्युनिटी की बात करें तो लंबे समय से ये सीटें ऑलरेडी रिजर्व है वहां पे, लेकिन उनको रोटेट करने की जरूरत है। जो सीटें जैसे अगर हम सांबा की बात करें वो रिजर्व है, हीरानगर की बात करें वो रिजर्व है, आरएसपुर की बात करें वो, बहुत सारी सीटें जो रिजर्व है उनको रोटेट करने की जरूरत है। और जब रोटेट होंगी तो उनकी साथ वाली कंस्टिट्यूंसी जो है वो रिजर्व हो जाएंगी और वो ओपन हो जाएंगी। तो इस एक्सरसाइज को लेकर के भी कुछ क्वेरीज हैं, जैसे आपने कहा कि 290 के करीब ऐसी क्वेरीज और एप्लीकेशन है, और हर डिप्टी कमिश्नर में एक अधिकारी नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो इन जो क्वेरीज आ रही हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुंचा रहा है। अच्छी बात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक्टिव हो चुका है और बिफोर मार्च वो अपनी रिकमेंडेशन जो है पब्लिक डोमेन में डाल देगा, और इससे साफ संकेत आते हैं गौहर की सरकार, केंद्र सरकार, खुद प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये कहा था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट दी जाएगी और इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है, कुछ और लोग ये मांग कर रहे हैं कि देखिए जो POJK की सीटें हमने फ्रीज किया उन्हें अनफ्रीज किया जाए, लेकिन जब हम रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में देखते हैं तो वहां पर होम मिनिस्टर साहब ने जब रिप्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा देखिए सीटें बढ़ेंगी जी, वो इतनी बढ़ेंगी क्योंकि लद्दाख वाला पोर्शन कट रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है और कुछ और चीजें देखनी है, तो ज्यादा नहीं बढ़ रही है जी, 2 या 4 सीटें बढ़नी है और वही डिलिमिटेशन कमीशन को जो है वो काम सौंपा गया है। तो यानी बड़ी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जो लोगों को उम्मीदें थी जो टोटली आउटराइटली रिजेक्ट होंगी, क्योंकि उतना बड़ा पावर कमीशन के सामने है ही नहीं, क्योंकि उनको पहले लिमिटेड कर दिया गया है 87 से 90 तक करने के लिए। हाँ बिल्कुल, 7 सीटें और बढ़नी है टोटल मिला करके, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना शेयर जम्मू को मिलेगा, कितना शेयर कश्मीर को मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन ये कहें कि अगर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहते हैं या POK रिफ्यूजी कहते हैं कि हमारे लिए सीटें आरक्षित रखी जाए, वो इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन के पास ऐसे कुछ इख्तियारात है। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे गौर एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक डिस्ट्रिक्ट में भी है और उसकी कुछ हदें जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी है, उसको लेकर के डिलिमिटेशन काम कर रहा है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू जिले में 60% है और सांबे जिले में 40% है, तो कोशिश की जाए कि उसको सारा का सारा जम्मू जिले में ही किया जाएगा। ये
डिलिमिटेशन कमीशन अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। और बहुत सारी क्वेरीज ये भी आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि हमारी पॉपुलेशन कम दिखाई गई है, कुछ एरिया से इस तरह की रिकमेंडेशन आई है, शिकायतें आई हैं कि हमारा एरिया ज्यादा है, एरिया कम दिखाया गया है। तो इन सबको सुलझाना होगा और एक वे बीच का रास्ता कोई निकाल करके अच्छी सी रिकमेंडेशन आए, ताकि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पब्लिक बार बार ये डिमांड कर रही है गौर की अब पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी से तंग आ गया है और पब्लिक और सरकार के बीच में जो खाई, जो बड़ा रास्ता बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए लाजमी हो गया है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अच्छा सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस पर भी जरा बात कीजिएगा। पॉलिटिकल जो आपके सोर्सेज हैं विद इन द भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस है, कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है? क्योंकि जब मैं सेकंड पार्ट को देखता हूं, जो काउंटर पार्ट है उसका कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दीगर पार्टियां हैं, वो लगातार इस बात का खदशा जाहिर कर रही है कि देखिए सरकार अभी नहीं चाह रही है कि टाइम बाउंड मैनर में सब कुछ चले, इसलिए वो प्रोलॉन्ग इसको खींच सकती है। देखिए गौर, अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें, वो भी एक प्रेशर दबाव बना हुआ है, और जो केंद्र सरकार ने करना था, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि 370 में संशोधन हो और 35 से रिपील किया जाए। वो भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्धि हासिल कर ली है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें थी, 2 पार्लियामेंटेरियन लोकसभा में बैठे, तब भी उनके एजेंडे में प्रमुखता से यही होता था। अब वो अचीवमेंट उन्होंने कर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है सरकार कोई भी बने, सरकार बने, पॉपुलर गवर्नमेंट बने, ताकि लोगों में जो नाराजगी है, लोगों में जो गुस्सा है, लोग जो इनॉयड हैं, उस गुस्से को दूर किया जा सके। ये सच्चाई है कि अब जो केंद्र सरकार है वो चाहती है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बने। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि केंद्र सरकार लिंगरान करेगी, लेकिन लिंगरान करना होता तो मुझे नहीं लगता है कि 15। बहुत शुक्रिया जी विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जनाब हदबंदी कमीशन की हो रही है, जिन्होंने अपना काम लगभग, जो उनके पास रिकमेंडेशंस आ रही थी, जो बातें आ रही थी, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिशें की हैं, और हमारे पास जो जराया है वो ये बता रही है कि 95% और रिकमेंडेशन जो वो एड्रेस की गई है। 2-4 जो और नेचर की है उसे इलेक्शन कमीशन या सर्वे ऑफ इंडिया के साथ उठाया गया, और माना जा रहा कि जो डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले ही जामिया रिपोर्ट अवाम के सामने होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि श्रीनगर के लिए अच्छी खबर क्या है और क्यों अब जम्मू कश्मीर के नौजवान और जम्मू कश्मीर की आवाम को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जीडीपी हमारा गिर रहा है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारी है वो कम क्यों हो रही है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक।